हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का केमिस्ट्री क्लास में। और हम हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ रहे थे और हेलोजन डेरिवेटिव में आज नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता। सबसे अधिक क्रियाशीलता होती है बेंजिलिक हैलाइड की। सबसे अधिक क्रियाशीलता होती है बेंजिलिक हैलाइड की। उसके बाद में आता है एल्किल हैलाइड और सबसे कम क्रियाशीलता होती है एरिल हैलाइड की। एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। यह है बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, और यह है एल्किल हैलाइड, और यह है एरिल हैलाइड। सबसे अधिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 उसके प्रति, SN1 और SN2 हमने पढ़ा था। SN1 के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील होता है बेंजिलिक हैलाइड और सबसे कम क्रियाशील होता है एरिल हैलाइड। इसका रीजन है, देखो, बेंजिलिक हैलाइड का आयनन करते हैं, बेंजिलिक हैलाइड का आयनन करते हैं तो इसके आयनन से बेंजिलिक कार्बोनाइल बनता है। बेंजिलिक कार्बोनाइल क्या लिखना आपको, इसको थ्योरी के रूप में क्या लिखना है, बेंजिलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील होता है। इसका रीजन है बेंजिलिक हैलाइड के आयनन से बेंजिलिक कार्बोनाइल बनता है जो कि अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। बाकी इनमें किसी में भी अनुनाद नहीं होता है, अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। बेंजिलिक कार्बोनाइल अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। जैसे इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहां टेक करेंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या आएगा इसका, डबल बॉन्ड CH2, पॉजिटिव चार्ज यहां हो जाएगा। नेक्स्ट ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहां टेक करते हैं, CH2 प्लस CH2, और ये पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, बाकी एज इट इज। नेक्स्ट ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहां टेक करते हैं, CH2, ये बंध बन गया, एक बंध ये बन गया और ये बंध यहां से ब्रेक हो गया। तो इस प्रकार से बेंजिलिक जो कार्बोनाइल है वो अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। ये बेंजिलिक कार्बोनाइल में अनुनाद है, बेंजिलिक कार्बोनाइल में अनुनाद। याद रखना, सबसे अधिक SN1 अभिक्रिया की प्रति क्रियाशीलता बेंजिलिक हैलाइड की होती है। बेंजिलिक हैलाइड के आयनन से बनता है बेंजिलिक कार्बोनाइल और बेंजिलिक कार्बोनाइल अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, अतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशीलता होती है। ये था हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम यहाँ पर फ्रियोन। महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रियोन। देखो फ्रियोन क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन आपको याद रखना है। डेफिनेशन, फ्रियोन मेथेन एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रियोन कहलाते हैं, फ्रियोन कहलाते हैं। ध्यान से नोट्स बनाइए, ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स। फ्रियोन कहलाते हैं। इनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। फ्रियोन को ही क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। ये था हमारे पास में डेफिनेशन। मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न ही क्या कहलाते हैं, फ्रियोन कहलाते हैं। इनका विरचन करते हैं, विरचन बनाने की विधि तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड से। इसकी विक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवा देते हैं एंटीमनी पेंटा क्लोराइड की प्रेजेंस में, एंटीमनी पेंटा क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए यहां से HCl हट जाएगा और यहां बनेगा CFCl3। इसको बोलते हैं फ्रियोन 11। ये फ्रियोन 11 का सूत्र है। ये फ्रियोन 11 के सिवा हम इसके नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे फ्रियोन के। नेक्स्ट CFCl3, इसकी विक्रिया HF से करवा देते हैं, वही एंटीमनी पेंटा क्लोराइड की प्रेजेंस में।
तो एक HCl हट जाएगा और बनेगा CF2Cl2। HCl हट जाएगा, ये बोलते हैं इसको फ्रियोन 12। ये फ्रियोन 12 का सूत्र है, फ्रियोन 12 बन गया है। नेक्स्ट C2Cl6 की विक्रिया करवा देते हैं, यहाँ पर HF से करवा देते हैं। HF से एंटीमनी पेंटा क्लोराइड की प्रेजेंस में, एंटीमनी पेंटा क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम लेते हैं 2 मोल HF लेते हैं, तो 2HCl हट जाएगा, 2HCl, और यहाँ बनता है CF2Cl4 बनता है। ये फ्रियोन 14 का सूत्र है, फ्रियोन 14। तो ये हमारे पास में 3 महत्वपूर्ण विरेचन की समीकरण है, वो याद रखनी है स्टूडेंट। मेथेन एथेन के क्लोरोफ्लोरो उत्पन्न क्या कहलाते हैं? फ्रियोन कहलाते हैं। इनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, CFC भी कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड से, CFCl3 से, C2Cl6 से इनका विरेचन किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फ्रियोन रंगहीन होते हैं, अत्यंत निष्क्रिय द्रव होते हैं, निष्क्रिय द्रव होते हैं, निष्क्रिय द्रव होते हैं, लेकिन निष्क्रिय होते हैं लेकिन उच्च ताप दाब पर सक्रिय हो जाते हैं, क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो ये कलरलेस होते हैं, अत्यंत निष्क्रिय द्रव होते हैं, लेकिन उस तापदाब पर ये सक्रिय हो जाते हैं। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है फ्रियोन की। नेक्स्ट इनकी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नामकरण क्या होगा? नोमेनक्लेचर, नामकरण। देखिए स्टूडेंट, इनका नामकरण करना बहुत ही आसान है। इनका सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र जो होता है वो लिखते हैं XYZ से, लिखते हैं XYZ से। तो यहाँ ध्यान देना, X क्या है? कार्बन की संख्या जितनी सूत्र में दे रखी है उसमें से एक को कम करना है, एक कम कर दो। फॉर्मूले में जितने कार्बन की संख्या दे रखी है उसको एक कम करना है। Y यहाँ पर हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन देखे उसमें एक जोड़ना है। सूत्र में जितने हाइड्रोजन दिए हुए हैं उनमें एक जोड़ दो नामकरण करते समय। Z है यहाँ पर फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन की संख्या। तो इस हिसाब से हम इनका नामकरण कर सकते हैं, नामकरण किया जा सकता है। तो देखिए हम इनके एग्जाम्पल लेते हैं। ये नामकरण का नियम हो गया, सूत्र वगैरह। एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रियोन, इसमें X की वैल्यू, Y की वैल्यू, Z की वैल्यू और फ्रियोन का नाम, फ्रियोन का नाम। देखिए स्टूडेंट, हम लेते हैं CFCl3। यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है? एक है। तो X की वैल्यू कितनी होगी? आपको कार्बन जितने हैं उसमें से एक को लेस करना है, तो एक में से एक जाएगा तो 0। फिर देखिए यहाँ पर Y क्या है? Y है यहाँ पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो बिल्कुल 0 है, और 0 में हमें कितना जोड़ना है? एक जोड़ना है। नेक्स्ट फ्लोरीन कितना है? एक है, तो ये हो गया फ्रियोन 11, फ्रियोन 11, फ्रियोन 11 का सूत्र है भाई, याद रखना, फ्रियोन 11। नेक्स्ट CF2Cl2। देखो यहाँ पर कार्बन की संख्या एक है, तो एक में से एक को आपको लेस करना है, 0। हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो 0 में एक जोड़ दो। फ्लोरीन कितने हैं? 2 है, तो ये फ्रियोन 12 का सूत्र हो गया, फ्रियोन 12। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर C2FCl5, C2FCl5। देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है? कार्बन 2 है, तो 2 में से आपको एक लेस करना है, तो एक रहेगा। नेक्स्ट हाइड्रोजन की संख्या 0 है, तो 0 में एक जोड़ दो। और फ्लोरीन कितना है? एक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये फ्रियोन 111, फ्रियोन 111, 111 का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं C2F2Cl4। कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 में से एक लेस कर दो। हाइड्रोजन की संख्या 0 है, तो एक जोड़ दो। और फ्लोरीन 2 है, तो ये हो गया फ्रियोन 112, फ्रियोन 112। नेक्स्ट C2F3Cl3, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर फ्रियोन 113, फ्रियोन 113। नेक्स्ट C2F4Cl2, C2F4Cl2, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फ्रियोन 114, फ्रियोन 114 का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार से नामकरण किया जा सकता है सभी
फ्रियोन्स का आप याद रखेंगे, फॉर्मूला होता है XYZ। एक्स है कार्बन की संख्या, जितने कार्बन है उसमें से एक को कम कर देंगे। वाई है हाइड्रोजन की संख्या, जितने हाइड्रोजन उसमें एक जोड़ देंगे, अगर जीरो है तो एक जुड़ जाएगा। और जेड है यहाँ पर फ्लोरीन की संख्या, जितनी देर के फॉर्मूले उतनी लिख देंगे। तो ये था हमारे पास में स्टूडेंट फ्रियोन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फ्रियोन के उपयोग। फ्रियोन के उपयोग पढ़ेंगे, फ्रियोन के उपयोग। देखिए, अजलीय विलायक के रूप में, अजलीय विलायक के रूप में, ऐसे विलायक जहां जल की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर में, एयर कंडीशनर में इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड, एरोसोल प्रनोदक के रूप में, एरोसोल नोदक के रूप में, एरोसोल नोदक के रूप में, रॉकेट प्रनोदक के रूप में, एरोसोल नोदक के रूप में, यानी रॉकेट के ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये इनके उपयोग हो गए, एजली विलायक के रूप में, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में, और एरोसोल नोदक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रियोन का पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण पर प्रभाव। देखिए, फ्रियोन ओजोन परत को नष्ट करते हैं। मैं यहां पर थ्योरी लिख देता हूं इसकी, आप नोट करेंगे। फ्रियोन ओजोन परत को नष्ट करते हैं। 90% ओजोन पृथ्वी पर न उपस्थित होकर समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। 90% ओजोन कहां पाई जाती है विद्यार्थियों? समताप मंडल में पाई जाती है। 95% सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके, कितनी परसेंट? 95% पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करके संपूर्ण वायुमंडल की रक्षा करती है, की रक्षा करती है, संपूर्ण वायुमंडल की रक्षा करती है। तो इसलिए ओजोन परत हमारे लिए क्या है? एक रक्षा कवच है, चादर का कार्य करती है। ध्यान रखना, 90% समताप मंडल में पाई जाती है। 95% जो पराबैंगनी किरणें आती है उनको अवशोषित करके और संपूर्ण वायुमंडल की रक्षा करती है। फिर भी अगर पराबैंगनी किरणें वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुंचती है तो पराबैंगनी किरणों के प्रभाव, पराबैंगनी किरणों के प्रभाव, ध्यान देना, त्वचा कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर, आंखों की मोतियाबिंद बीमारी में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। ध्यान देना, समुद्री प्रकाशिक स्थान, प्रकाशिक स्थानों, ऐसे स्थान जहां पर समुद्र की, ऐसे स्थान जहां सूर्य की किरणें अच्छी तरह पहुंचती है, उन स्थानों की बात हो रही है। समुद्री प्रकाशिक स्थानों पर पादप पलवकों की हानि होती है, छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, हानि होती है। जहां सूर्य की किरणें तेज आती है वहां पर यह ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है मनुष्य की, रोग प्रतिरोधक, रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं पराबैंगनी किरणों के। तो ध्यान देना, ये पर्यावरण पर प्रभाव है फ्रियोन का। नेक्स्ट, ओजोन परत के नष्ट होने की क्रियाविधि हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ओजोन परत के नष्ट होने की क्रियाविधि, ओजोन परत के नष्ट होने की क्रियाविधि।
देखिए फ्रियोन बिना नष्ट हुए ही सीधे क्षोभ मंडल से समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। वहां मुक्त मूलक श्रृंखला विक्रिया के द्वारा, मुक्त मूलक बनाते हुए श्रृंखला विक्रिया के द्वारा ओजोन परत को नष्ट करते हैं। ध्यान देना, जैसे कि हम एक फ्रियोन लेते हैं CfCl3, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में यह बनाता है CfCl2 और एक क्लोरीन या मुक्त मूलक के रूप में। तो ये क्लोरीन मुक्त मूलक बनता है, क्लोरीन मुक्त मूलक। ये ओजोन परत को नष्ट करता है, ओजोन, ये ओजोन का फॉर्मूला हो गया। और ये बनाता है ClO, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक, क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक। क्या बनाता है? क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक बनाता है। साथ में बनाता है O2। ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक फिर से ओजोन से क्रिया करता है और एक नया मुक्त मूलक बनाता है, क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक। ये मुक्त मूलक वापस ओजोन को नष्ट करता है और इस प्रकार से ये मुक्त मूलक श्रृंखला विक्रिया चलती रहती है। तो कौन सा मुक्त मूलक ओजोन को नष्ट करता है? क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन को नष्ट करता है। एक क्लोरीन मुक्त मूलक 1,00,000 ओजोन अणुओं को नष्ट करता है। याद रखना, देखो बहुत ज्यादा संख्या में नष्ट कर रहा है, ओजोन अणु को नष्ट करता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक क्लोरीन का मुक्त मूलक कितने ओजोन के अणुओं को नष्ट करता है? 1,00,000 ओजोन के अणुओं को नष्ट करता है। तो ध्यान रखना, ओजोन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों को 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका भी ध्यान रखना, मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन दिवस से मनाते हैं। तो ये क्या लिखेंगे इसमें? फ्रियोन बिना नष्ट हुए सीधे क्षोभ मंडल से समताप मंडल में पहुंचकर मुक्त मूलक श्रृंखला विक्रिया के द्वारा ओजोन को नष्ट करते हैं। कौन सा मुक्त मूलक बनता है? क्लोरीन मुक्त मूलक बनता है। तो यह विक्रिया लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है और ओजोन नष्ट होता रहता है। नेक्स्ट अगला टॉपिक, अगला टॉपिक हमारे पास में है DDT। DDT का फुल फॉर्म याद रखना है, डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये DDT का फुल फॉर्म है। और दोनों क्लोरो जो होते हैं पैरा पर जुड़े होते हैं, तो ये हो जाएगा PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। दोनों क्लोरो कहाँ जुड़े होते हैं? पैरा पे जुड़े होते हैं। देखिए इसका विरचन करते हैं, DDT का विरचन। इसके लिए हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। ठीक है स्टूडेंट, क्लोरोबेंजीन। हाइड्रोजन को आप बाहर ले लो ताकि आप रिएक्शन करवाने में आसानी रहे। क्लोरोबेंजीन ही रहेगा, हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो भी हाइड्रोजन जुड़ा होता है बेंजीन वाले में। इसकी विक्रिया क्लोरल से करवाते हैं। इसकी विक्रिया क्लोरल से करवाते हैं। CCl3CHO, CCl3CHO फॉर्मूला होता है क्लोरल। और ये विक्रिया करवाते हैं सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, सांद्र H2SO4 जो कि एक निर्जली कारक है। यहां से जल के अणु को हटा देगा, H2 हट गया, जो बचा हुआ है कंपाउंड वो होगा DDT। क्या बचा इसमें? आगे आप रिएक्शन में लिखेंगे, ये कंपाउंड बनता है क्लोरो ये दोनों वाले कार्बन से जुड़ जाएगी Cl से CCl3। तो ये है DDT। इसका IUPAC नाम पूछे तो क्या लिखोगे? IUPAC नाम। DDT का IUPAC नाम देखो, यहां से स्टार्ट करना है। इसमें 2 कार्बन की श्रृंखला है, पहले कार्बन को ये, दूसरा कार्बन ये। तो 1 1 1 ट्राइक्लोरो। फिर देखिए दूसरे कार्बन पर 2 2 20 का मतलब होता है 2 बार 20। फिर कोष्टक बनाओगे 4 क्लोरो, ये क्लोरो कितने पर है? 4 पर, 4 क्लोरो
4 क्लोरो बेंजीन, 4 क्लोरो बेंजीन, यह आ जाएगा एथेन, 4 क्लोरो बेंजीन, और 2 कार्बनिक श्रृंखला हो जाएगी एथेन। तो ये हो गया डीडीटी का आईयूपीएसी नामकरण, डीडीटी का आईयूपीएसी नामकरण। तो डीडीटी को किससे बनाते हैं? क्लोरोबेंजीन और क्लोरल से बनाते हैं। सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में विक्रिया करवा देते हैं, क्लोरोबेंजीन और क्लोरल की विक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाने पर डीडीटी बनता है। डीडीटी का उपयोग ये एक कीटनाशी है, यह एक कीटनाशी है, नष्ट नहीं होने वाला, जैव अपघटनीय, जैव अपघटनीय है, ये जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होता, ऐसा कैसा पड़ा रहता है जमीन में। यह एक कीटनाशी है, इसका उपयोग मच्छर व खटमलों को नियंत्रित करने में करते हैं, नियंत्रित करने में करते हैं, याद रखना, नियंत्रित करने में करते हैं। तो ये था डीडीटी के उपयोग। नेक्स्ट हमारे पास में अगला टॉपिक आता है बीएचसी, बीएचसी, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, फुल फॉर्म होगी बीएचसी की, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसको बनाने की विधि देखिए, विरचन करते हैं इसका, तो इसका विरचन करते हैं, बेंजीन की विक्रिया क्लोरीन से करवा देते हैं सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है जब बेंजीन की विक्रिया सूर्य के प्रकाश में करवाते हैं, तो यहां पर देखो बीएचसी बनता है, एक क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा, क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा, क्लोरीन यहां जुड़ेगा, ऐसे बीएचसी का निर्माण होता है। इसके विरचन में 3 मोल क्लोरीन की आवश्यकता होती है, 3 मोल क्लोरीन की आवश्यकता होती है। तो बेंजीन की विक्रिया सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से करवाने पर क्या बनता है? बीएचसी बनता है, बीएचसी। इसके व्यापारिक नाम देखो, व्यापारिक नाम मार्केट में बीएचसी के नाम से मिलता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सिन, लिंडेन, और इसमें देखो 6 क्लोरीन है और 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो C6H6 Cl6, 666 भी इसको बोलते हैं, 666 C6H6 Cl6, इसमें सभी जो है ना परमाणु 6 होते हैं। तो ये इसके व्यापारिक नाम हो गए, बीएचसी है, गैमेक्सिन है, लिंडेन है, 666 है। आईयूपीएसी नाम पूछे तो आईयूपीएसी नाम, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये खाली जो वाले दिख रही है वो साइक्लोहेक्सेन की है भाई, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। समाविवी इसके निम्न समावी है, एल्फा, बीटा, गामा, डेल, एप्सिलॉन, नीटा, थीटा। ये सभी समावी किसके हैं? बीएचसी के हैं। ये सभी समावी किसके हैं? बीएचसी के। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, गामा समावी, गामा समावी एक कीटनाशी है, वैसे बीएचसी का उपयोग किसमें करते हैं? कीटनाशी में, लेकिन गामा समावी एक महत्वपूर्ण कीटनाशी है। वैसे बीएचसी भी क्या है? कीटनाशी है, महत्वपूर्ण कीटनाशी है। इसका आकार छोटा होता है और वेदन क्षमता अधिक होती है, वेदन क्षमता अधिक होती है, वेदन शक्ति अधिक होती है। इसलिए सबसे अधिक कीटनाशी में किसका उपयोग करते हैं? इन सभी समावियों में से गामा समावी का अधिक उपयोग करते हैं। गामा समावी क्या है? यहाँ पर बीएचसी है, तो बीएचसी किसे कहेंगे? गामा समावी को कहेंगे। इसके समावी खूब है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल, एप्सिलॉन, नीटा, थीटा, ये सभी समावी इसके हैं। गामा समावी की एक महत्वपूर्ण कीटनाशी, इसका उपयोग कृषि में कीटनाशी के रूप में करते हैं।
इसका आकार छोटा होता है और वेदन क्षमता अधिक होती है। इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। तो ये था बीएससी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। लास्ट में हम पढ़ेंगे डीडीटी के उपयोग पढ़ेंगे, बीएससी के उपयोग पढ़ेंगे, सॉरी डीडीटी और बीएससी के हानिकारक प्रभाव पढ़ेंगे। हानिकारक प्रभाव क्या है आप थ्योरेटिकल रूप में पढ़ेंगे उनको, आपको इस टॉपिक के जस्ट बाद में मिल जाएंगे कि क्या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। ये था हमारे पास में फ्रीओन, डीडीटी और बीएससी, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से नोट्स बनाएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। और ये हमारे पास में आज टॉपिक हो गया हेलोजन डेरिवेटिव। चैप्टर नंबर जो 10 है वो कक्षा 12 का वो समाप्त हो गया है। इसके बाद में हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे, चैप्टर नंबर 11 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक फर्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।